हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग मैट्रिक्स यानी कि आवी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं 12th क्लास का आरबीएसई बोर्ड का हिंदी माध्यम के अंदर, ठीक है। और इसका एक वीडियो प्रीवियस पहला पार्ट जो है, पहला भाग है, वो मैं बना चुका हूँ, तो आप लोग उसको पढ़ लें बेटा। उस भाग के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ लिया है कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसके क्या क्या प्रकार होते हैं बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नया इसके अंदर समान अवयव। दो अवयवों को बराबर कर रहे हैं, समान कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, तो क्या होती है कंडीशन। तो हम लिखेंगे दो अवयवों अवयवों के समान होने के लिए तो दो अवयव समान कब होंगे, तो पहली बात क्या है, समान होने के लिए उनका क्रम समान होना चाहिए, उनका क्रम क्या होना चाहिए बच्चों, समान होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, उनके संगत अवयव समान होने चाहिए, ठीक है भाई। तो दो अगर हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की अवयव की, तो वो अवयव हमारे समान कब होंगे, पहली कंडीशन क्या है कि उनका क्रम समान होना चाहिए, दूसरा उनके संगत अवयव क्या होने चाहिए, वो समान होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो ये ए बराबर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है ए आई जे, और ये m क्रॉस n लिखा हुआ है। ये आपका b जो अवयव है, ये लिखा हुआ है बी आई जे, इसका भी अवयव क्या है, m क्रॉस n है मान लीजिए, ठीक है। तो अब पहली बात ये कि इनका क्रम समान है, तो यदि a बराबर b है, अगर हम कह रहे हैं कि दोनों समान अवयव हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके संगत अवयव ए आई जे बराबर बी आई जे होगा, यानी संगत अवयव क्या होंगे, परस्पर बराबर होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लिख दिया मैंने A11 A12 A13 A11 A12 A21 A22 2 क्रॉस 2 बराबर कर दिया मैंने B11 B12 B21 B22 और ये 2 क्रॉस 2। तो दोनों का क्रम समान है, और अगर ये दोनों समान है तो ये वाला एलिमेंट इसके संगत एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके संगत एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, ये एलिमेंट क्या होगा, इसके संगत एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, और ये एलिमेंट क्या होगा, इसके संगत एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाएगा, समान अवयव मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं आगे। तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अवयवों की संक्रियाएं, यानी कि जो मैट्रिक्स है उनके कुछ ऑपरेशन है, क्या क्या हम कर सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो पहला आता है योग, यानी एडिशन, योग, ठीक है। तो दो या अधिक अवयवों के योग के लिए उन सभी अवयवों का क्रम समान होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो क्या पता लग गई कि इन सभी का क्रम क्या होना चाहिए, आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या कर रहे हैं, योग करते समय संगत अवयवों को परस्पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको दे रखा है a इज इक्वल टू ए आई जे और m क्रॉस n है, और b इज इक्वल टू दे रखा है बी आई जे, और ये भी आपका m क्रॉस n है। आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई a प्लस बी क्या होगा। तो दो अवयवों को जोड़ते समय पहले देखोगे क्या इसका क्रम और इसका क्रम समान है, तो हाँ जी बिल्कुल समान है, m क्रॉस n है इसका भी और इसका भी m क्रॉस n है। तो दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर संगत अवयवों को परस्पर जोड़ दिया जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, जोड़ हो जाएगा किसका, दो अवयवों का, ठीक है, दो मैट्रिक्स का। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 3 5 1 और दूसरा लिखा हुआ है 3 0 1 2। आपसे पूछा
ए प्लस बी बताइए क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले देखोगे कि क्या इनके क्रम समान है। बिल्कुल समान है। देखो ये 2 क्रॉस 2 का है, ये कितने का है 2 क्रॉस 2, ये कितना है 2 क्रॉस 2। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी कितने की आएगी बेटा 2 क्रॉस 2 की आएगी जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, अब जोड़ेंगे कैसे, ये 2 और प्लस 3 5 हो जाएगा, ये 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, ये 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा बेटा हमको ए प्लस बी मिल जाएगा, यानी कि दो मैट्रिक्सों का योग मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कीजिए इसको। चलिए बेटा, तो दूसरा क्या होता है व्यक्लन यानी घटाव। तो दो सेम होगा, दो अवयवों दो अवयवों दो अवयवों का व्यक्लन व्यक्लन तभी संभव है जब उनके क्रम समान हो। तो पहली बात तो यह होगी कि तभी संभव है जब क्रम समान हो तथा घटाव करते समय संगत अवयवों तथा घटाव करते समय संगत अवयवों का व्यक्लन किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने कि घटाव करते समय संगत अवयवों का व्यक्लन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए A इज इक्वल टू है ए आई जे एन क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस एन। तो अगर हमें इन दोनों का घटाव करना है यानी व्यक्लन करना है, ए माइनस बी करना है, तो सबसे पहले इनके क्रम को चेक किया जाएगा कि क्रम समान है क्या, बिल्कुल समान है। तो करते समय संगत अवयवों को परस्पर घटा दिया जाएगा और हमें नई अवयव मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे कि उदाहरण के लिए, अच्छा इसको ऐसे भी लिख देंगे, अगर ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, फिर A21 माइनस B21 इंटू A22 माइनस B22, और ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया है तो इस तरह लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बेटा 2 3 5 1 माइनस 4 5 3 0। तो जब माइनस करेंगे बेटा तो 2 क्रॉस 2 का ही आएगा, 2 क्रॉस 2 का ही आएगा, हमें पता है 2 क्रॉस 2 का ही आएगा मैट्रिक्स को, है ना। कैसे करेंगे, दो में से 2 माइनस 4 तो माइनस का 2 आ जाएगा, 3 माइनस 5 तो ये भी माइनस का 2 आ जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस का 2 आ जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका सब्ट्रैक्शन हो गया, घटाव हो गया, व्यक्लन हो गया है। आई होप आप लोग सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। आराम से इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो हमने अभी क्या पढ़ा, योग पढ़ लिया मैट्रिक्स का और व्यक्लन यानी घटाव पढ़ लिया। तो बेटा इसी के अंदर आता है अपने कि अवयव के योग के गुणधर्म, यानी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जोड़ने की, तो वो देख लेते हैं बेटा क्या क्या होती है। तो पहला होता है हमारे पास क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब हो गया कि क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले ए और बी को ऐड करो या बी और ए को ऐड करो, जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं क्रम विनिमय। दूसरा होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब क्या हो गया बेटा कि मान लीजिए हमको 3 अवयवों को जोड़ना है, तो पहले हमने ए और बी को साथ में ले लिया और फिर सी को जोड़ दिया, या हमने पहले बी और सी को साथ में ले लिया और फिर उसमें ए ऐड कर दिया, ए जोड़ दिया, तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या कहलाता है बेटा, हमारा साहचर्य नियम हो जाता है बेटा अपना। ठीक है, इसके बाद क्या आता है बेटा अपने पास, तीसरे नंबर का आता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है बेटा कि हमको ये बताना होता है कि किसी भी अवयव के अंदर ऐसा क्या जोड़ा जाए, योज्य यानी योग किया जाए, जिससे कि वापस से तत्समक यानी आइडेंटिकल, यानी कि वो की वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो आप लोग मुझे बताएंगे
कि ए के अंदर क्या ऐड करूं कि वापस ए ही मिल जाए, तो आप बोलेंगे सर शून्य मैट्रिक्स, तो सही बात है, ए के अंदर शून्य मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाएगा तो ए मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी अवयव का योज्य तत्समक क्या होता है, तो योज्य तत्समक होता है शून्य अवयव, शून्य अवयव। ठीक है बेटा, शून्य अवयव क्या होता है, किसी भी अवयव का योज्य तत्समक होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है अपने पास योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, तो नाम से पता लग रहा है योज्य और प्रतिलोम यानी उल्टा, तो किसी मैट्रिक्स में उसका विपरीत जोड़ा जाए, यानी कि अगर वो ए है तो उसमें माइनस ए जोड़ा जाए, या फिर आप ऐसे समझ लें कि किसी अवयव में कौन सा अवयव जोड़ा जाए कि हमें शून्य अवयव मिल जाए, तो आप सभी कहेंगे सर माइनस ए। ठीक है, माइनस ए, यानी कि क्या हुआ बेटा कि ए प्लस माइनस ए कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, शून्य अवयव मिल रहा है। तो किसी भी अवयव का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसका विपरीत साइन का ही अवयव जो होता है वो उसका क्या कहलाता है बेटा, आपका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। एक लास्ट होता है निल्सन का नियम, निल्सन नियम, निल्सन नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैंसिलेशन, कैंसिलेशन का जो रूल होता है वो। तो ये भी बहुत आसान है। देखिए बेटा, मान लीजिए कि यहाँ पर निल्सन जैसे बोल रहा है कैंसिलेशन, तो एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है योग के अंदर कि a प्लस बी बराबर में a प्लस सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी बराबर में a प्लस सी। तो दोनों तरफ से a को काट दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, निरसन कर दिया जाता है। बेसिकली देखा जाता है तो क्या होता है कि दोनों तरफ से a को घटाया जाता है। ठीक है, तो दोनों को काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, b बराबर c मिल जाएगा। तो ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। बेटा अब आता है अवयव का अदिश गुणा, यानी कि इसको हम और अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अवयव, अवयव का अदिश राशि से गुणा, अदिश राशि से गुणा। तो कैसे करते हैं बेटा अदिश राशि से गुणा, देखिए मान लीजिए एक हमारे पास है ए आई जे एम क्रॉस एन, हमें k इंटू ए चाहिए, मतलब अदिश राशि से गुणा करना है k से, तो वो k क्या होगा, इन अवयवों से गुणा हो जाएगा। तो हमें इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे ध्यान रखना है कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि a बराबर है, चलिए ये लिख लेते हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है के ए, तो के ए करने पर क्या होगा, ये के जो है इन सभी अवयवों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा। के ए1, के ए12, के ए13, फिर आ जाएगा के 21, के 22, के 23, के a31, के a32, के a33, और ये 3 क्रॉस 3 की आपकी आगे चलेगा। तो इसमें इसमें विपरीत नियम भी चलता है। विपरीत नियम क्या चलेगा कि अगर हमें इसमें सभी अवयवों में कोई एक नंबर, अदिश नंबर, कांस्टेंट संख्या, अदिश राशि दिख रही है कि सब में है, तो पकड़ के उसको बाहर निकाला जा सकता है। सभी अवयवों में से बाहर आना चाहिए लेकिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अवयवों का अदिश गुणा भी। ठीक है, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं वो भी इधर देख लेते हैं बेटा। इसके गुणधर्म क्या होता है, पहला गुणधर्म होता है कि मान लीजिए कोई कांस्टेंट है और अंदर a प्लस बी है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, दोनों पे अलग अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास k प्लस या फिर मान लीजिए p प्लस क्यू कांस्टेंट लेना है, तो कांस्टेंट शो करना है, तो मान लीजिए k प्लस एल अगर कांस्टेंट है और एक मैट्रिक्स है, तो इन दोनों से अलग अलग दो मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या है बेटा अपने पास कि अगर हम किसी को मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, और -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ऑफ ए मिल जाता है हमको। ठीक है बेटा, ये हमारी कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, अदिश गुणा करते समय हमको ये ध्यान रखना है बेटा, है ना। और भी देख लीजिए, और अगर ऐसा ऐसा लिखा हुआ है कहीं एम एन इंटू ए इजिकल टू एम ए, और फिर बाद में एन कर दो, या पहले एम रख दो बाहर और एन ए कर दो, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांस्टेंट है,
आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कभी भी, ठीक है बच्चों। तो ये होता है हमारा अवयव का अदिश राशि से गुणा करना, ठीक है बच्चों। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब हम अदिश राशि से गुणा करते हैं तो वो सारे अवयवों से गुणा होगी, ना कि किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ से। और उसी प्रकार अगर हमें कोई कांस्टेंट बाहर निकालना है तो वो सभी अवयवों में कॉमन होना चाहिए, तभी बाहर आएगा, उभयनिष्ठ होना चाहिए तभी बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको भी। चलिए बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं, अवयवों का गुणा। तो अवयवों के गुणा में क्या होगा बेटा, गुणा करना है अवयवों का। तो मान लीजिए हमारे पास दो अवयव हैं, a इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n और b इज इक्वल टू है b आई जे p क्रॉस q, ठीक है। तो दो अवयवों का गुणा करने के लिए यानी a गुणा b करने के लिए कि दो अवयवों का गुणा तभी संभव है, लिख देता हूं मैं, दो अवयवों का गुणा तभी संभव है जब क्या हो इसका तो स्तंभ और इसकी पंक्ति समान हो। जब क्या हो, ए का स्तंभ व बी की पंक्ति का मान समान हो। यानी कि जब हम ए एम क्रॉस एन और बी पी क्रॉस क्यू करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये एम और पी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी इसका गुणा किया जा सकता है, तभी इनको गुणा किया जा सकता है, नहीं तो गुणा नहीं किया जा सकता। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा कि ए गुणा बी करने पर ए बी अवयव का क्रम क्या हो जाता है बेटा, यहाँ क्या बच गया, एम क्रॉस क्यू, अर्थात क्या हो जाता है, पहले की पंक्ति गुणा दूसरे का स्तंभ। ये क्या हो जाता है बेटा अपना, दो अवयवों का गुणा करने पर ये हमें बात मिलती है। तो दो बातें हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली बात क्या कि दो अवयवों का गुणा तभी संभव है जब पहले की स्तंभ और दूसरे की पंक्ति समान हो, और गुणा करने पर जो नई अवयव मिलेगी ए बी अवयव, उसका जो क्रम होगा वो एम क्रॉस क्यू होगा भाई। ये दो बातें हमको पहले ध्यान रखनी है। उसके बाद अब तीसरा पॉइंट आता है कि इनका गुणा करेंगे कैसे, तो वो देखते हैं बेटा। अब हम लोग कॉपी कर लीजिए फिर देखते हैं बेटा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। मतलब पहले हम देखते हैं कि कैसे गुणा कैसे करना है। तो पहली कंडीशन क्या थी गुणा करने के लिए, गुणा करते टाइम दो अवयव गुणा तभी संभव है जब यहाँ पर पहले के स्तंभ की संख्या और दूसरे की पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, समान है तो गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुणा करने पर ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। तो ये है 2 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 3। तो ये 2 से 2 हट जाएगा और नई मैट्रिक्स जो मिलेगी वो मिल जाएगी 2 क्रॉस 3 की, यानी दो तो पंक्तियां आएगी और 3 स्तंभ आएंगे। अब गुणा कैसे करते हैं देखो, तो गुणा करने के लिए सीख लेते हैं बेटा। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस डब्बे को बनाते हैं, पहले इस पंक्ति को पकड़ेंगे और ये पंक्ति जाएगी ऐसे। देखो गुणा ऐसे होता है, ये गया पहले स्तंभ के पास, फिर ये गया दूसरे स्तंभ के पास, फिर ये गया तीसरे स्तंभ के पास। जितने भी स्तंभ है उन सभी स्तंभों से होगा। फिर क्या होगा, दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति ली हमने, फिर दूसरी पंक्ति, ठीक है, दूसरी पंक्ति ली हमने, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर ये गई अगले वाले स्तंभ के पास, फिर ये गई अगले वाले स्तंभ के पास। तो इस प्रकार से गुणा करते हैं भाई, ठीक है। तो पहली पंक्ति को पकड़ लिया, ये पहले स्तंभ के पास जाएगी, तो क्या होगा भाई देखो, a11 और संगत अवयवों का गुणा करेंगे, a11 इंटू b11 प्लस a12 इंटू b21, ये हो गया भाई पूरा। फिर ये आगे बढ़ेगी, इससे गुणा होगी, तो a11 इंटू b12 प्लस a12 इंटू b22, ये हो गया भाई, इसका काम भी हो गया, इससे भी हो गया। फिर ये आगे बढ़ेगी, इसके पास जाएगी, तो क्या होगा, a11 b13 प्लस a12 b23, ये इसका काम खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है बच्चों, यहाँ तक गुणा हो गया। अब इसको पकड़ेंगे दूसरी वाली पंक्ति को, ये पंक्ति चलेगी अब ठक 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 ऐसे। तो पहली वाली इससे जाएगी, फिर दूसरी इसके पास जाएगी और तीसरी फिर इसके पास जाएगी, ठीक है। तो पहली पंक्ति इसके पास जाएगी, तब क्या होगा, a11 b11 प्लस, एक मिनट रुकिए, यहाँ क्या है, a11 तो हम ले चुके हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो a21 इससे जाएगा, तो a21 b11 प्लस a22 b21, ठीक है बच्चों। फिर इसके पास जाएगा दूसरे के पास, a21
और B12 प्लस A22 B22, फिर क्या होगा, ये वापस तीसरे के बाद जाएगा, तो A21 B13 प्लस A22 B23। ये गुणा करने पर हमारे पास क्या आया, कितनी पंक्तियां आ गई, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। तो इस प्रकार से गुणा किया जाता है भाई अवयवों का। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल देखते हैं और समझ में आएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो इस उदाहरण को देखते हैं। ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स, दोनों का क्रम क्या है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो देखो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट समान है, बिल्कुल सही बात है, तो ये गायब हो जाएंगे और नई वाली में क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 का ही अवयव आ जाएगा। तो ए बी निकालते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो ए की जगह ए रख दो और बी की जगह बी का मान वैल्यू रख दो, ये रख दिया भाई। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहले ये वाली पंक्ति चलेगी इन दोनों के पास, तो ये गया 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6, फिर ये पंक्ति आगे गई 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0, ये गई पहले इसके पास फिर इसके पास। अब ये पंक्ति जाएगी पहले इसके पास, तो -1 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 6, फिर ये -1 वाली इस पे जाएगी, तो -1 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 0, ये हो गया भाई अपने पास। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये हो गया 10 और 12, कितने हो गए भाई, 22 हो गए। तो ए बी बराबर आ जाएगा 22। फिर क्या हुआ बेटा, ये हो गया 8 प्लस 0, ये 8 ही रह गया, ये हो गया -5 प्लस का 24, तो ये हो गया अपने पास 19, और ये आ जाएगा -4 प्लस 0, तो माइनस का 4। तो गुणा करने पर हमारे पास ए बी जो अवयव आया वो 2 क्रॉस 2 का आएगा, और वो ये आ जाएगा भी अपने पास। ठीक है, 28 एक देखिए 10 और ये हो जाएगा अपने पास 12। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर आ गया भाई। चलिए ठीक है, आगे बात समझ में, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो हमने क्या किया, अवयव का गुणन देख लिया, अब इसके कुछ गुणधर्म होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है बेटा, वही क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि अगर हम a इंटू बी करते हैं तो ये कदापि मतलब नहीं है कि b इंटू ए भी बराबर होगा। ये कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा ये बराबर होगा नहीं। a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है, a गुणा बी बी गुणा ए के बराबर नहीं होता है। दूसरा बेटा हम लोग देखते हैं साहचर्य। साहचर्य, तो साहचर्य में क्या होगा बेटा, पहले a इंटू बी कर लो फिर c कर लो, या पहले b और c को गुणा कर लो और फिर a कर लो, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी। फिर आता है तत्समक गुणन। तो तत्समक का मतलब क्या हो जाता है बेटा, तत्समक गुणन का मतलब क्या हो जाता है, या इसको हम तत्समकता भी बोल देते हैं, तत्समक गुणन या तत्समकता। तो इसका मतलब हो गया कि a जो अवयव है इसको किससे गुणा किया जाए कि वापस से वो ही मिल जाए। तो जब हम किसी अवयव को इकाई अवयव से गुणा करते हैं तो वही अवयव हमें मिल जाती है। और इकाई अवयव के केस में बेटा ये चीज ध्यान रखिएगा कि a इंटू आई लिखो चाहे i इंटू ए लिखो, हमेशा हमें क्या मिलेगा, a ही मिलता है। ठीक है, ठीक है भाई। और चौथा पॉइंट बेटा इसके अंदर क्या रहता है आपके पास, बंटनता। उसमें क्या हो जाएगा कि a गुणा b प्लस सी अगर आपके पास है तो हम इसको बांट सकते हैं अलग अलग, a b प्लस ए सी लिखा जा सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। और एक पांचवा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि a गुणा b बराबर 0 है, अगर दो मैट्रिक्स का गुणनफल 0 है तो इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि a बराबर 0 या b बराबर 0 या b बराबर 0। इसमें यह भी हो सकता है कि a 0 नहीं है वह b भी 0 नहीं है, फिर भी इनका गुणनफल 0 आ रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, एक बार आप इसको कॉपी कर लें, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं बेटा आपको। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। देखो बेटा एग्जांपल लेके समझाता हूं आपको। यहाँ पे मान लीजिए आपने लिया 2 0 0 0 और गुणा कर रहे हैं आप बेटा 0 0 0 3, तो ये a है और ये b है, तो ये आपका क्या है, 0 नहीं है, शून्य मैट्रिक्स नहीं है, ये भी शून्य मैट्रिक्स नहीं है। अब जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 0 प्लस 0 0, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0, तो हमें क्या मिल गया बेटा, शून्य मैट्रिक्स मिल गया। लेकिन a और b दोनों शून्य नहीं है, तो ये वाला नियम भी हमको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाफट से। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इसके आगे हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स बना लें और घर पे पढ़ते रहें, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक ध्यान रखिए सब अपना बेटा।